नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में हम लोग शुरुआत करते हैं और ये सारे प्रश्न सिविल सर्विसेज एग्जाम इत्यादि प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही या गलत? कारणार्थ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो सही। पहला कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही गलत? सही। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, सही गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में आर, सही या गलत? तो गलत कह सकते हैं। सही उत्तर आपका बी, ए आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या नहीं। गौतम बुद्ध धर्म प्रचार करते मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ चुंद नामक, याद रखिएगा मित्रों, चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन कराया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा पहुंचे और यहाँ पे 483 ईसा पूर्व, कब मित्रों? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर का त्याग किया। क्वेश्चन सेकंड, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनना है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो सही उत्तर है आपका, चैत्य और विहार में जो अंतर है वो है बी, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। कुछ विशेष में मित्रों जो दिया हुआ है, गुप्तकालीन विहारों के ध्वंसा अवशेष सारनाथ और नालंदा से मिले हैं। बिंबिसार जो कि मगध का राजा था, बुद्ध के निवास के लिए कौन सा विहार बनवाया था? वेलुवन विहार बनवाया था। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक व्यापारी ने कौन सा विहार बनवाने के लिए पैसे दिए थे? जेतवन विहार बनाने के लिए 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दिए थे। बुद्ध जेतवन एवं पूर्वाराम प्रसेनजित द्वारा बनवाया गया जो विहार था, निवास करते थे। क्वेश्चन 3, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो राजवंशों में जो सबसे पुराना राजवंश था वो है आपका सातवाहन। और इसकी स्थापना किसने की थी मित्रों? इसकी स्थापना सिमुक ने लगभग 60 ईसा पूर्व में की थी। और ये कहाँ पे था? आंध्र में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में। सिमुक ने लगभग 60 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीदुर्ग ने 752 ईस्वी में की। मौर्य मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति ने की थी। पल्लव वंश प्रथम शासक सिंहवर्मन ने कब? 3री शताब्दी में शासन किया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो देख लीजिए। एक तरफ राजाओं के नाम और दूसरी तरफ उनकी जो अन्य नाम। चंद्रगुप्त, अनुमान लगाइए। चंद्रगुप्त है सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्र,
घात, अशोक सभी को होता है, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी लेखकों ने मौर्य वंश के संस्थापक को एंड्रोकोटस या सैंड्रोकोटस आदि नामों से अभिहित किया है। बिंदुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा है? अमित्रोकेडीज, जिसका संस्कृत रूपांतर अमित्रघात, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसे अभिलेखों में देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, राजा या प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया गया है। मांस की गुर्जरा, नुट्टूर तथा उद्गोलम, तो कौन से अभिलेख मित्रों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मांस की गुर्जरा, नुट्टूर और उद्गोलम में अशोक का नाम मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन 4, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया था। क्वेश्चन 6, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। तो 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। वारंगल दक्षिण भारत का एक प्रमुख नगर था। यहाँ आपकी लोहे की प्रमुख खानें थीं। यहाँ जंगलों में हाथी भारी मात्रा में रहते थे और उनका उपयोग सेना में गज सेना के रूप में होता था। क्वेश्चन 7, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था। चोल उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध आपका हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। कब हुआ था मित्रों? देख लीजिए, 949 ईस्वी में यह तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। राष्ट्रकूटों को यह विजय अपने सेनापति मणलेर तथा गंगराज भुक्तु की सहायता से मिली और चोल युवराज राजादित्य इस युद्ध में मारा गया। तो कई सारे फैक्ट हैं मित्रों, ध्यान से याद रखिएगा। चोल राज को जीतता हुआ कृष्ण तृतीय रामेश्वर जा पहुंचा, जहां उसने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। क्वेश्चन 8, सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एलिफेंटा क्या है मित्रों? देख लीजिए, गुफा। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला आपका एक मूर्ति है जैन से रिलेटेड। खजुराहो, खजुराहो पता है, मंदिर। सांची स्तूप। सही उत्तर बी। इन चारों के विषय में एलिफेंटा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व की दूरी पर एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप है। यहाँ 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच संकरी घाटी है। 5 गुफाएं प्राप्त होती हैं और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हैं। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। किस सदी का मंदिर है? 10वीं और 11वीं सदी का मंदिर है।
किससे संबंधित है? जैन और हिंदू धर्म से संबंधित। श्रवण बेलगोला कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक की चंद्रगिरी और इंद्रगिरी पहाड़ियों के बीच यह ऐतिहासिक स्थल है। किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की विशाल पाषाण प्रतिमा है। कब बनवाया गया? 10वीं शताब्दी में। कौन से शासक ने बनवाया? गंग शासकों ने। कितने फीट ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और यहाँ पे स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा किसने बनवाया था? तो ढांचा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने बनाया था। और इसको विस्तृत किसने किया? शुंग शासक ने। तो कभी अगर मित्रों प्रश्न आए कि सांची के स्तूप को विस्तार करने वाले कौन थे, तो वो होगा शुंग शासक, क्योंकि अशोक द्वारा सिर्फ ढांचा बनवाया गया था। क्वेश्चन 9, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। और यह है कहाँ मित्रों? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित धारा नगरी। ठीक है। और यह परमार शासक भोज की राजधानी थी। विद्या और कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्धि थी। किसने सरस्वती मंदिर बनवाया? भोज ने बनवाया। और क्या बनवाया? एक संस्कृत विद्यालय बनवाया। और क्या बनवाया? मंदिर के समीप विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और क्या बनवाया? भोजपुर नगर की स्थापना की। और वर्तमान में उन्हीं के नाम पे भोजशाला मंदिर कहा जाने लगा। क्वेश्चन 10, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम, कलचुरी। तो जिस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो है आपका चोल। चोल शासन में महत्वपूर्ण पद किसका होता था मित्रों? देखिए, चोल शासन में महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। चोल कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। हाँ, आधारित था। राजा के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन कौन करता था? ओलय नाम से अतिष्ट विशिष्ट अधिकारी किया करते थे। राजा के प्रधान सचिव को क्या कहते थे? ओले नायकम। ओले नायकम। प्रशासन में, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते थे? पेरुंदरम। और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम। उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। और वेतन का भुगतान कैसे होता था? नगद में या भूमि के रूप में? तो भूमि के रूप में। और एक है विडैयाधिकारी नाम का अधिकारी, कार्य प्रेषक की रानी के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन 11, फिर से सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना है। देख लीजिए, एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ स्थापना करने वाले। तो आदिल शाही कहाँ पे था? अनुमान लगाइए। बीजापुर। कुतुब शाही कहाँ है? गोलकुंडा। निजाम शाही की कहाँ स्थापना हुई? आपके सी अहमद नगर।
इमाद शाही बरार में। तो विशेष तौर पे बहमनी वंश के पतन के पश्चात कितने राज्यों का उदय हुआ? तो बहमनी वंश के पतन के पश्चात 5 राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। बीजापुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई? 1489 में। किसने किया? यूसुफ आदिल शाह ने। किस वंश की स्थापना की? आदिल शाही वंश के रूप में। और इसके दरबार में ईरान, मध्य एशिया, तुर्किस्तान से विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। अहमदनगर की स्थापना कब हुई? 1490 में। किसने की? मलिक अहमद ने। किस वंश की स्थापना की? निजाम शाही। और 1494 में मलिक अहमद ने अहमदनगर की भी स्थापना की एवं इसे राजधानी बनाया। गोलकुंडा की कब स्थापना हुई? 1512 से 1518 में। किसने किया? कुली कुतुब शाह ने। कौन सा वंश? कुतुब शाही। और इसको औरंगजेब ने कब मुगल राज्य में मिला लिया? 1687। 1686 में अहमदनगर और 1687 में गोलकुंडा। बरार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई? 1490 में। किसने किया? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। वंश इमाद शाही वंश। और सबसे पहले बहमनी राज्य से कौन अलग हुआ? बरार। 1574 में बरार को अहमदनगर के सुल्तानों ने अहमदनगर में मिला लिया। फिर 1596 में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीदर में कब स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई? 1526-27 में। किसने किया? अमीर अली बरीद ने। 1618-19 में बीजापुर के सुल्तानों ने इसे बीजापुर में मिला लिया, बीदर को। क्वेश्चन 12, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान थे। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे। तो याद रखिएगा मित्रों। और कृष्णदेव राय का क्या समय काल था? 1509 से 1529 के बीच में। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। और कौन सा ऐसा शासक था जिसने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया? कृष्णदेव राय। तेलुगु की स्वतंत्र रचना की जिसका नाम था प्रबंध। और 8 कवियों को रखा। इन कवियों में एक पेदन्ना भी शामिल था। अन्य कवि में तेनालीराम, अल्लसीन, पडन्ना, भट्टभूमि, दुर्जटी आदि थे। आंसर पहले दिख गया, कोई बात नहीं, लगता है आंसर रफ नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था तो आलावार संतों द्वारा। देख लीजिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत के आलावार संतों वैष्णव द्वारा की गई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कब आई? 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में। किसके द्वारा? रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था भक्ति आंदोलन का? हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय करना। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और सही उत्तर से चयन करना है। अहिल्याबाई, दुर्गाबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। तो सबसे पहले
पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर आपका ताराबाई और फिर आपका अहिल्याबाई। सही उत्तर आपका बी। देख लीजिए, रानी पद्मावती किस राजा की पत्नी थी? तो मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। जिन्होंने कब जौहर किया? जनवरी 1303। क्यों? अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण। दुर्गावती अकबर के गोंडवाना मध्य प्रदेश के आक्रमण के समय वहाँ के वीर शासक वीर नारायण की माता व उनकी संरक्षिका थी। इन्होंने कब जौहर किया? 1564 में। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की माँ थी। अहिल्याबाई होलकर वंश मराठा की शासिका थी। क्वेश्चन 15, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो जिस शासक ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वो है गुरु अर्जुन देव। क्या कहानी थी? देख लीजिए। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहकर पुकारा जाता था। गुरु हरगोविंद 1606 से 1644। गुरु अर्जुन देव के बाद उनके पुत्र हरगोविंद सिखों के कौन से गुरु हुए? छठे गुरु हुए। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को पकड़वाकर ग्वालियर के किले में कैद करा दिया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, 1664 से 1675। गुरु हरकिशन इन्हें बाबर बकाला के नाम से पुकारते थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। काल 1675 से 1708। इन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना भी की। क्वेश्चन 16, कौन सुमेल नहीं है? तो देख लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सही उत्तर देख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मराठा 1803-1806 के बीच में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि और लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 का 17वां रेगुलेशन। क्वेश्चन 17, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। और इसके अनुसार
रैयतवाड़ी बंदोबस्त इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को जो भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था वही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम भूमि व्यवस्था 12 महाल जिला प्राप्त करने के पश्चात 1792 में की गई। कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से खेती के अनुमानित आय का लगभग आधा भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया। यही व्यवस्था अन्य भागों में भी लागू कर दी गई। बम्बई में भी रैयतवाड़ी पद्धति लागू की गई ताकि जमींदार अथवा ग्राम सभाएं उनके लाभ को स्वयं न हड़प लें। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो जिस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में और कौन से प्रावधान थे याद कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो प्रावधान थे, पहला, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित कर दिया जो विधि वृत्ति का व्यक्ति था। दूसरा, वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। तीसरा, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। चौथा, इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए भूमि कानून तथा उनमें संशोधन करने का पुनः अधिकार दे दिया गया। पांचवा, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे। क्वेश्चन 19, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र पार्टी ने सन 1935 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। किस सम्मेलन में कांग्रेस के, तो याद रखिएगा, देख लीजिए, 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक प्रस्ताव पारित किया और जो इस प्रकार था, कांग्रेस भारत में एक ऐसे वास्तविक जनतांत्रिक राज्य की समर्थक है जहां राजनीतिक शक्ति समस्त जनता को हस्तांतरित कर दी गई हो और सरकार उसके अधीन हो। ऐसा राज्य केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा अस्तित्व में लाया जा सकता है जिसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाए और जिसे समस्त देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं हैं? खिलाफत
आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो गांधी जी जिस आंदोलन से संबंधित नहीं है वो है आपका स्वदेशी आंदोलन। बाकी आंदोलन के विषय में देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1900 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इनके सुझाव पर असहयोग व स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1924 में जब यह आंदोलन समाप्त हो गया, कब समाप्त हो गया? जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा किसकी थी? यह विचारधारा गांधी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 17 अक्टूबर 1940। कहाँ पे? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में जो शुरुआत हुई थी, जिसमें कह सकते हैं कि जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ। क्वेश्चन 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। पहला, अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? तो देख लीजिए, अगस्त घोषणा संबंधित है मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प ये M.A. जिन्ना। और प्रत्यक्ष नहीं मित्रों, ये गलत है। अगस्त संकल्प आपका गांधी से संबंधित है और प्रत्यक्ष कार्यवाही M.A. जिन्ना। करेक्ट उत्तर ए। तिथि और वर्ष ये देख लीजिए। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 M.A. जिन्ना। क्वेश्चन 22, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो नेताओं में जो एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था वो हैं आपके सरदार पटेल। और कैबिनेट मिशन के संदर्भ में विशेष रूप से देख लीजिए, 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने लॉर्ड सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि मंत्रिमंडल का एक विशेष शिष्टमंडल, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनमें वो स्वयं क्रिप्स व अलेक्जेंडर होंगे, भारत जाएगा ताकि वायसराय की सहायता से संवैधानिक प्रश्नों के सिद्धांतों तथा कार्यविधि पर भारतीय नेताओं के साथ समझौता हो सके। सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। मंत्रिमंडल शिष्टमंडल के निम्न सुझाव थे जो इस प्रकार हैं। पहला, भारत में अंग्रेजी भारत तथा रियासतों का मिला जुला एक संघ होना चाहिए। दूसरा,
इस संघ की कार्यकारिणी तथा विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। तीसरा, संघीय मामलों को छोड़कर शेष सभी मामले तथा शेष शक्तियां प्रांतों के पास ही रहें। चौथा, देशी रियासतों के पास संघ की 2 शक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी शक्तियां होंगी। पांचवा, मंत्रिमंडल शिष्टमंडल की यह इच्छा थी कि वह संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दे, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे भारतीय लोग स्वयं अपना संविधान बना सके। क्वेश्चन 23, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 20, 50 या 70। तो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। तो मित्रों, ये प्रश्न एक सीख भी देता है कि आपको निराश नहीं होना चाहिए। कब आपके अंदर ज्योति का एक पुंज जलेगा और आपकी किस्मत चमक उठेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर तथा शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ। 1901 में शांति निकेतन ने एक विद्यालय का आरंभ किया जो 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्व विख्यात हुआ। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 1912 में उन्होंने जनगण मन लिखा जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसी समय इन्होंने चित्रकारी शुरू किया, लगभग 3000 चित्र चित्रित किए। 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। जब उन्होंने चित्रकला में हाथ डाला तो उनकी आयु लगभग कितनी थी? 70 वर्ष। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया। ए, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। बी, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। सी, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन। डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया, आपका डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन 25 देख लीजिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। सोशलिस्ट पार्टी, अनुमान लगाइए मित्रों, राम मनोहर लोहिया। कम्युनिस्ट पार्टी आपकी पीसी जोशी। स्वराज पार्टी CR दास। और गदर लाला हरदयाल। वर्ष देख लीजिए। सोशलिस्ट पार्टी 1934 राम मनोहर लोहिया। कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी 1920। स्वराज पार्टी 1923 CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। 26, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 में। 27, कथन और कारण का प्रश्न है, तो ध्यान से। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। सही या गलत? तो अनुमान लगाइए। सही। कारण आर,
जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में, सही या गलत, तो सही। ए करेक्ट आंसर। 28 निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो जिसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, लोकमान्य तिलक। कौन कहा इनको अशांति का जनक? तो देख लीजिए, लंदन टाइम्स के संवाददाता। कौन सी पत्रिका या पत्र? लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने यह कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपके भारतीय अशांति के जन्मदाता। लेकिन तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया और इसी दौरान इन्हें कौन सी उपाधि मिली? लोकमान्य की। 29 सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में तिलक, एनी बेसेंट, तिलक, अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय या फिर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, जिनके नेतृत्व में वो थे तिलक एवं एनी बेसेंट। देख लीजिए मित्रों, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है। होम रूल लीग स्थापना 1916, सर्वप्रथम आयरलैंड में। कहाँ पे? आयरलैंड में। किसके नेतृत्व में? आयरिश नेता रेडमॉन्ड के नेतृत्व में। तिलक का होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 में पूना में स्थापित हुई। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव एनसी केलकर। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कहाँ था? कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। और तिलक की पत्रिका मराठा व केसरी के माध्यम से इन्होंने होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट किया। एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल लीग सितंबर 1916 में कहाँ स्थापना हुई? मद्रास में। संस्थापक एनी बेसेंट, सचिव जॉर्ज अरुंडेल। और इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार किस पत्र से किया? दैनिक पत्र न्यू इंडिया, साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से। क्वेश्चन 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो पृथ्वी सिंह आज़ाद, सोहन सिंह जोश, ऊधम सिंह, सरदार किशन सिंह। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को जिसने मार दिया था वो थे ऊधम सिंह। 31, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका या भारत में? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया और इसके अवशेष सिंधु सभ्यता में भी मिलते हैं। क्वेश्चन 32, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटडीजी, आमरी। तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण आपके मिले हैं धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। धौलावीरा है कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप
जिसे स्थानीय भाषा में बैट कहते हैं, के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा गांव है। चारों ओर इसके कच्छ का रेगिस्तान फैला है। 2 नदियां हैं, मनसर व मनहर, बरसाती नदियां हैं। धौलावीरा के कोटडा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। धौला का अर्थ मित्रों सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। धौलावीरा टीलों की खोज कब हुई? 1967-68 में। श्रेय किसको जाता है? जेपी जोशी। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। किले के अंदर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? किला या दुर्ग, मध्य नगर और आम नगर। इनमें से 2 की तो पत्थरों की दीवारें चीनकर आयताकार रूप से मजबूत किलेबंदी की गई थी। यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 33, तृतीय संगम हुआ था। अरिकामेडु, एर्नाकुलम, मदुरई, तूतीकोरिन। तो तृतीय संगम आपका हुआ था, अनुमान लगाइए, मदुरई। और प्रथम संगम, द्वितीय और तृतीय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रथम संगम, अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य, संरक्षक 89, पांड्य शासक, अवधि 4400 वर्ष, सदस्य 549, प्रस्तुत रचनाएं 4499, मानक ग्रंथ अकतियम परिपदल मुदुनरय, उपलब्ध ग्रंथ कोई नहीं। द्वितीय संगम देख लीजिए, अध्यक्ष तोलक्कापियर, संरक्षक 59, पांड्य शासक, अवधि 3700 वर्ष, सदस्य 49, प्रस्तुत रचनाएं 3700, मानक ग्रंथ तोलक्कापियम, मापुराणम, भूतपुराणम, कली, कुरुक, वेंदाली, व्यालमलय। उपलब्ध ग्रंथ तोलक्कापियर कृत तोलक्कापियम, जो तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है। तृतीय संगम, अध्यक्ष नक्कीरर, संरक्षक 49, पांड्य शासक, अवधि 1850 वर्ष, सदस्य 49, प्रस्तुत रचनाएं 449, मानक ग्रंथ पत्तु, एत्तु, थोकई, पादिने, नकील, कनवको, नेंडुथोकय, कुरुनथोकय, परिपादल, वरी, वेरिशय, एनकुरु, नूरु। उपलब्ध ग्रंथ पत्तु, एथुनथोकई, पादिने, नकील, कनवको और समस्त उपलब्ध तमिल ग्रंथ। क्वेश्चन 34, कथन और कारण का प्रश्न है। तो देख लीजिए, कथन ए, बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, सही या गलत? तो अनुमान लगाइए, ये है आपका गलत। कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है, सही गलत? तो सही। तो कह सकते हैं डी सही उत्तर, ए गलत, किंतु आर सही है। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, किंतु आत्मा की सत्ता, अमरता एवं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। और बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। कर्मवाद की मान्यता तथा तर्क को प्रधानता प्राप्त है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के 7 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें 7 सोपान कहते हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों, बौद्धों, आजीवकों, मीमांसकों। तो जिसने यह प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, आजीवक। और
संप्रदाय और संस्थापक देख लीजिए, आजीवक संस्थापक मखलीपुत्र घोषाल, अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजीत केश कंबलिन, नित्यवादी पकुत कच्चायन, संदेहवादी संजय वेलट्ठी पुत्र। क्वेश्चन 36, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में रखना है। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो सही क्रम है, दुख है तो कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण है तो उसका निरोध भी है और उसका मार्ग भी है। सही उत्तर ए। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख संसार में सर्वत्र दुखी दुख है, दुख समुदाय, दुख होने के उत्पन्न अनेक कारण हैं। मूल में क्या है? तृष्णा। दुख निरोध निवारण संभव है, तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। उनमें कौन सा है? तो देख लीजिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, सम्यक कर्म, आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। क्वेश्चन 37, अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि। कब लिखी गई? 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई। इस पुस्तक में क्या है? मौर्य काल से पूर्व के भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा का वर्णन है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना, वाल्मीकि ने रामायण। 38, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो आचार्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ आपके हैं सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। देख लीजिए, बद्रीनाथ उत्तरांचल ज्योतिषपीठ, पुरी उड़ीसा गोवर्धन पीठ, द्वारका गुजरात शारदा पीठ, मैसूर कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ, कांची तमिलनाडु कामकोटी पीठ। 39, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों। सही उत्तर विष्णुगुप्त। लग रहा है कहीं त्रुटि हुई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 39, कथनों पर विचार करना है। तो मोहम्मद तुगलक, कथन ए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। सही, गलत? तो सही। कारण आर, मोहम्मद तुगलक द्वारा मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, गलत? सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन 40, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? तो शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद या शेख अहमद सरहिंदी के। तो शेख निजामुद्दीन औलिया आपके शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से मित्रों देख लीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया ही ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी शासक के साथ अच्छा संबंध नहीं था। गियासुद्दीन तो इनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या तक रखता था
और इनके संगीत समारोहों के कारण उसने इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया। कब इनकी मृत्यु हो गई? 1325 में। कहाँ दफनाया गया? गियासपुर में। प्रमुख शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। और साथ में ये याद रखिएगा, फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर का जन्म आपके कहाँ हुआ था? मुल्तान जिले के कठवाल शहर में। कब? 1175 ईस्वी में। शेख कुतुबुद्दीन बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके नाम के साथ शंकरगंज भी जुड़ा हुआ है। इनकी 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी दिल्ली के बादशाह बलबन की पुत्री थी। शेख निजामुद्दीन को महमूद ए इलाही, सुल्तान उल औलिया और योगी सिंह की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन 41, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। कब स्थापना हुई थी इस सोसाइटी की? 1905 में। कहाँ हुई थी? पुणे में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1876 में। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? मेहता तेलंग जी व बद्रुद्दीन तैयब जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883। किसने? वेमचंद्र बनर्जी ने। 42, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? बहुत आसान सा प्रश्न है। बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर। तो जो सत्य शोधक समाज का संस्थापक है ज्योतिबा फूले। कब? 1873। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसके उन्मूलन पर जोर दिया? फूले ने मानव के अधिकारों पर या जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया। पूना में अछूतों के लिए भी एक स्कूल की स्थापना की। कब? 1851 में। मद्रास के कारीगर जातियों ने सरकारी नौकरियों से ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त करने की मांग की और राजस्व बोर्ड को एक आवेदन दिया जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी ओहदों पर भर्ती के आवेदन किया। उन्होंने 1847 में गैर ब्राह्मणों के हितों के प्रसार के लिए जस्टिस नाम का एक समाचार पत्र भी आरंभ किया। 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक तथा सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी तो कई बार पूछा जाता है मित्रों। सार्वजनिक सत्य धर्म याद रखिएगा, पुस्तक भी लिखी गई। 43, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, मुंबई, अलीगढ़, कलकत्ता। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कलकत्ता। और विस्तार से देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए? फारसी और अरबी। और किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1781, भूलना नहीं है। कलकत्ता में मदरसा बनवाया। 1791 में डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित विलियम कॉलेज 1802 में बंद कर दिया गया। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया विद्या प्रसार, साहित्य पुनरुद्धार तथा विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए दिया गया। 1817 ईस्वी में पाश्चात्य ज्ञान और मानविकी मानवता की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बनारस और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज खोले गए। तो 1791 में बनारस का जो संस्कृत विद्यालय था, ठीक है मित्रों, और 1817 में कलकत्ता, बनारस और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज खोले गए। 44, निम्नलिखित
में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकीकरण। तो जिसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे वो है भारी औद्योगिकीकरण। नेहरू ने तो यहां तक भी कह दिया था कि औद्योगिकरण को आधुनिक राष्ट्र का मंदिर, जबकि गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे। क्वेश्चन 45 देख लीजिए, और ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, सही गलत? तो गलत। कारण आर, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, सही गलत? सही। सही उत्तर डी, ए गलत, आर सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, साथ ही उनका दृष्टिकोण उपनिषदों के प्रति श्रद्धापूर्ण भी था। ज्ञात रहे कि उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है और इसमें शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। मैत्रेयणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और 4 आश्रम का सिद्धांत का उल्लेख है। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, सब जानते हैं, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।